ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग के बाद दिन ब दिन हालात पहले से ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल पहले से ज़्यादा संगीन होती जा रही है। जहां एक तरफ इसराइल दिन की रोशनी में ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर अपने सैकड़ों जंगी जहाज़ों के साथ हमला करता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश बरसा दी जाती है। अब इस जंग में किसका कितना नुकसान हो रहा है और आखिर में ये जंग कौन जीतेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस जंग का असल मकसद क्या है और क्या वाकई ही अगली बारी पाकिस्तान की है? A militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. चलिए जानते हैं ये तमाम हक़ाइक़ आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। इसराइल ने जंग का ये जवाब बनाया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है और वो एटमी पावर बनने के बाद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए उस पर हमला कर दिया जाए। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. This is a clear and present danger to Israel's very survival. लेकिन क्या ये दुनिया का पहला मुल्क है जो एटमी पावर बनने जा रहा है और दुनिया में किसी भी मुल्क के पास एटमी हथियार नहीं है? ये तो सभी जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसराइल खुद एक एटमी पावर है जिसके पास खतरनाक और मुहलिक तरीन एटमी हथियार मौजूद हैं। अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन के अलावा दुनिया में और बहुत से ममालिक हैं जो एटमी पावर के हामिल हैं और जिनके पास खतरनाक एटमी हथियार मौजूद हैं। तो फिर सिर्फ ईरान ही क्यों? दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस या लंबी चौड़ी तमहीद की ज़रूरत नहीं। अगर एक नज़र दुनिया के नक्शे पर डाली जाए तो इसराइल की सारी प्लानिंग साफ साफ हर इंसान को समझ आ सकती है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड मैप के ज़रिए। इसराइल की सरहद उर्दन से मिलती है और उर्दन की सरहद जाकर मिलती है शाम से, और अगर इसी वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो शाम की सरहद इराक़ के साथ मुल्हिक है और इराक़ के कई सरहदी इलाके ईरान के साथ मिलते हैं। और ये तो आप सभी बखूबी जानते हैं कि ईरान की सरहद पाकिस्तान से आकर मिलती है। अब अगर आप तारीख़ के पन्नों को ज़रा पलट कर देखें तो आपको भी बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब उर्दन का इसराइल के साथ अमन मुआहदा तय होता है तो इसराइल बराह रास्त शाम की सरहद तक पहुंच जाता है। मोसाद वहां अपने पंजे गाड़ लेता है और वहां पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। शाम में बशार अल असद बहुत बड़ी रुकावट बनकर इसराइल के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद इसराइल और मोसाद की तरफ से शाम में एक लंबी चौड़ी प्लानिंग के तहत 14 साल और 3 माह तक खाना जंगी का माहौल पैदा किया जाता है। इसराइल की तरफ से ऐसी प्लानिंग की जाती है कि पूरे मुल्क के हालात को ख़राब कर दिया जाता है, शाम की फ़िज़ाइया और फ़ौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाता है, पूरा मुल्क कर्जे में डूब जाता है और हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि भाई भाई का गला काटता है। वही बशार अल असद जो इसराइल के सामने एक दीवार बनकर खड़ा था, उसके खिलाफ बगावत की जाती है और आखिरकार बशार अल असद को रास्ते से हटाकर इसराइल की मर्जी की हुकूमत वहां लगा दी जाती है, जिसके बाद इसराइल जब चाहे जहां चाहे शाम की ईंट से ईंट बजा देता है और वहां की आवाम सिर्फ बेबसी की आहें भरने पर मजबूर हो जाती है। अब पाकिस्तान तक पहुंचने के रास्ते में सिर्फ 2 रुकावटें बच जाती हैं, वो था इराक़ और ईरान। फिर इन दोनों ममालिक को रास्ते से हटाने के लिए मंसूबाबंदी की जाती है। इराक़ को बड़े पैमाने पर असला दिया जाता है जबकि ईरान में खूनी इनकलाब बर्पा किया जाता है। यूं एक सोची समझी साजिश के तहत इराक़ और ईरान के दरमियान जंग करवा दी जाती है जो 8 साल तक जारी रहती है। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें ना कोई जीतने वाला था ना कोई हारने वाला। लेकिन यही इसराइल जब देखता है कि इराक़ और ईरान तवील अरसा से हालत जंग में हैं और इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं, तो वो मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने जंगी जहाज़ों के ज़रिए तमूज़ के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करके उसे पूरी तरह तबाह बर्बाद कर देता है। वहाँ पर भी यही कहा जाता है
कि इस न्यूक्लियर प्लांट से इजराइल को खतरात लाहक हो सकते थे। इसके बाद इराक को बहला फुसला कर कुवैत पर हमला करवा दिया जाता है। जैसे ही इराक कुवैत की सरहदें पार करता है और जंग में मसरूफ होता है, अमेरिका बहादुर अपनी पूरी पलटून इकट्ठी करके इराक पर हमला कर देता है और उसकी ईंट से ईंट बजा देता है। इराक अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है कि फिर यही इजराइल 2003 में अमेरिका को कायल करता है कि इराक ऐसे मोहलिक हथियार बना रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। अब कोई इनसे पूछे कि जो अमेरिका और इजराइल के पास एटमी हथियार मौजूद हैं वो क्या फूल बरसाते हैं। इराक बार बार ये यकीन दहानी करवाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं। इस मकसद के लिए वो आलमी एटमी तवानाई के इदारे IAEA को रसाई देता है कि वो हमारे मुल्क में आए और आकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन उसी इदारे के लोग जासूसी में लग जाते हैं और इराक के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद इराक पर एक तबाहकुन हमला किया जाता है। उसकी फिजाइया और फौज को तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। सोने के ज़खायर लूट लिए जाते हैं और आखिरकार सद्दाम हुसैन को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाता है। रास्ता आगे से आगे साफ होता जा रहा है। अब इजराइल के जंगी जहाज़ उर्दन, शाम और इराक के ऊपर से बिला खौफ व ख़तर परवाज़ कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी बमबारी कर सकते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। यही नहीं, अमेरिका और इजराइल इन तमाम ममालिक में अपने हवाई अड्डे और बेसिस बना चुके हैं। यानी अब वो इन ममालिक में बैठकर अपने जंगी जहाज़ों और मिसाइलों से कभी भी कहीं भी हमला कर सकते हैं। अब पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान बचता है सिर्फ ईरान। फिर 12 जून 2025 को वो लम्हा आता है जब इजराइल बगैर किसी पेशगोई इतला के, बगैर किसी वजह के ईरान की एटमी तनसीबात पर बमबारी कर देता है। ईरान के अहम जर्नैलों को शहीद कर दिया जाता है और साथ ही साथ साइंसदानों को उनके घरों में, उनके कमरों में प्रिसाइज अटैक करके खाक व खून में नहला दिया जाता है। फिर धमकी दी जाती है कि ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर नीस्त व नाबूद नहीं कर देता, क्योंकि इससे इजराइल को खतरात लाहक हो सकते हैं। इजराइल का वजीर दिफा ये धमकी भी देता है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेहरान को जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये हमले और जवाबी हमले पिछले 5-6 दिनों से जारी हैं। ये कब ख़त्म होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर खुदा न खास्ता ईरान का अंजाम भी वैसा ही हो जैसा इराक और शाम का हुआ था, तो क्या इसके बाद इजराइल चुप करके बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब जिस तरह वो ईरान पर हमला करता है, उसके मिसाइल और जंगी जहाज़ उर्दन, शाम और इराक के ऊपर से गुजरते हैं तो कोई उन्हें नहीं रोकता। लेकिन जब ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान के मिसाइलों को इराक, शाम और उर्दन में इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। जिस तरह उर्दन, इराक और शाम के ऊपर से इजरायली जहाज़ और मिसाइल बआसानी उड़कर ईरान तक पहुंच जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, बल्कि उन्हीं जंगी जहाज़ों की रीफ्यूलिंग इन्हीं ममालिक से की जाती है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के मिसाइलों को इन्हीं ममालिक से इंटरसेप्ट करके गिरा दिया जाता है। फिर मुस्तकबिल में बिल्कुल इसी तरह इजराइल के 300-400 जंगी जहाज़ पाकिस्तान में अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए किसी भी वक्त बगैर किसी रोक टोक के आ सकेंगे, जबकि दूसरी तरफ उनको अखंड भारत के ख्वाब देखने वाले गोबर आचार्य और GD बख्शी जैसे लोगों की हिमायत भी हासिल होगी। उनके अड्डे और रहनुमा भी साथ होंगे और फिजा में रीफ्यूलिंग की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो क्या हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इजराइल और अमेरिका के इंसान दोस्ती, अदल व इंसाफ के पैमाने और झूठे दावे पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। उनकी चीखें सिर्फ उस वक्त निकलती हैं जब उनकी दुम पर कोई पाँव रखता है। इसलिए थोड़ा नहीं बल्कि पूरा सोचिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।